गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं धरणीधर वैष्णव और जीके धरणीधर वैष्णव यूट्यूब चैनल पर हम भारतीय इतिहास के संदर्भ में हम पढ़ते हैं। तो अब जो है पिछले कुछ समय बाद जो हमारा लगभग 5वां पार्ट है, यानी उपनिवेशवादी आक्रमण, कक्षा 12 के इतिहास की हम बात कर रहे हैं मेनली। तो कक्षा 12 के जो इतिहास में पुस्तक में जो 5वां पार्ट है उपनिवेशवादी आक्रमण, उसमें केवल सिलेबस जो हटाया गया है और जो रखा गया है वही पार्ट हमें पढ़ना है जो केवल रखा गया है। तो इसमें मुख्यतः 3 बिंदु हैं और 3 बिंदुओं में से हमारा जो तीसरा बिंदु है वो है 1857 की क्रांति, क्रांति का कारण, क्रांति का जो प्रमुख क्षेत्र था, विस्तार था, इसके अलावा इसके स्वरूप और असफलता के कारण। यानी कुल मिलाकर केवल और केवल हमें इस पार्ट से पढ़ना है 1857 की क्रांति। तो देखिए, मैं चाहूंगा कि इसको विस्तार से समझे, क्योंकि एक पार्ट में हमारे पास केवल एक ही टॉपिक बचा है। तो इसको विस्तार से अच्छे से समझने का प्रयास करें, क्योंकि यहां से छोटा प्रश्न बनने की संभावना ज्यादा है और लगभग 2 नंबर या 4 नंबर के प्रश्न बनेंगे, क्योंकि निबंधात्मक प्रश्न यहां से बनने वाला नहीं है। तो देखिए, 1857 की क्रांति जो पढ़ते हैं तो इसके लिए पूरा हमें एक विस्तार से इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके कारण पढ़ेंगे जो आज हम पढ़ने वाले हैं। कारणों के बाद हम चर्चा करने वाले हैं इसके प्रमुख विस्तार के बारे में, यानी क्रांति कहां तक फैली और कौन कौन इसके नेता थे या लोकनायक थे या जिन्होंने क्रांति में अपना योगदान दिया। विस्तार के बाद हम पढ़ने वाले हैं इसका स्वरूप कि कुछ विद्वानों ने, यूरोपीय विद्वानों ने अलग इसके बारे में परिभाषा दी है कि ये क्या थी क्रांति, स्वतंत्रता संग्राम थी, राष्ट्रीय विद्रोह था या षड्यंत्र था, सामंतों का विद्रोह था, सैनिक विद्रोह था, अलग अलग है। तो वो हम पढ़ेंगे, स्वरूप पर इस पर चर्चा करने वाले हैं। अगला जो है इसकी असफलता के कारण कि ये असफल क्यों हुई, इसके क्या कारण थे कि अंग्रेज इसमें सफल हो गए इसको दबाने में और भारतीयों को असफलता हाथ लगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं आज क्रांति से, क्रांति के कारणों से। तो देखिए, क्रांति एक अचानक से उठने वाली कोई भी वो नहीं है। क्रांति का मतलब एक शब्द में कहें तो क्रांति शब्द का मतलब होता है परिवर्तन। अब यहां पर जो परिवर्तन था, परिवर्तन चाह रहे थे, और वो क्या परिवर्तन चाह रहे थे कि जो अंग्रेजी शासन व्यवस्था भारत में थी उस शासन व्यवस्था को हटा करके भारतीयों की शासन पद्धति को पुनः लागू करना है। क्योंकि अंग्रेजी जो शासन पद्धति थी वो अच्छी नहीं थी, यहाँ की शोषणकारी नीतियां थी या इनकी कुछ प्रशासनिक नीतियां थी या बहुत से ऐसे कारण थे, वही कारणों की हम चर्चा करने वाले हैं। तो ऐसे कौन कौन से कारण रहे जिसके कारण से ये परिवर्तन भारतीयों ने परिवर्तन की ठानी। तो देखिए, उन परिवर्तनों पर चर्चा करते हैं। उससे पहले देखेंगे कि इस क्रांति से पूर्व भी बहुत सी बार ऐसा प्रयास किया गया था कि इनको बदल दिया जाए, इसकी शासन व्यवस्था को बदल दिया जाए। तो ऐसा परिवर्तन कब कब हुआ वो देखते हैं। तो देखिए, क्रांति से पूर्व के जो कुछ विद्रोह हैं उनके बारे में देखेंगे। क्रांति से पूर्व विद्रोह, विद्रोह भी कह सकते हैं या इनको उपद्रव भी कह सकते हैं, जो किसके विरुद्ध किए गए, अंग्रेजी शासन सत्ता के विरुद्ध किए गए। और जो मुख्यतः सिपाहियों द्वारा किए गए, पहले उनकी चर्चा करते हैं। तो जो सिपाहियों द्वारा किए गए, नंबर 1 वो होता वेल्लोर में। वेल्लोर में सिपाही विद्रोह हुआ 1806 के आसपास, यानी 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल में, यानी 1806 ईस्वी में पहला विद्रोह अगर मुख्यतः देखा जाता है तो वह है वेल्लोर सिपाही विद्रोह। इसके बाद जो दूसरा हुआ वो है बैरकपुर, बैरकपुर यानी वही पश्चिम बंगाल कलकत्ता। तो दूसरा है बैरकपुर, और बैरकपुर में जो विद्रोह हुआ वो था लगभग 1824 ईस्वी के आसपास, यानी दूसरा विद्रोह अंग्रेजी शासन के विरुद्ध वो था बैरकपुर। इसके अलावा जो फिरोजपुर है वहां भी विद्रोह किया गया। तीसरा जो विद्रोह है क्रांति से पूर्व, फिरोजपुर, वो हुआ 1842 के लगभग, और 34वीं जो रेजिमेंट थी 1842, और करने वाला कौन था इस समय, 34वीं रेजिमेंट। और देखिए कुछ शब्दों के बारे में बात करते हैं। नेटिव इन्फेंट्री,
रेजिमेंट या कैवलरी, ये कुछ है जो सेना की जो छोटी टुकड़ियां होती थी उनके नाम दिए जाते थे। तो रेजिमेंट जो पैदल सेना की टुकड़ी होती थी वही, तो यहां इनकी संख्या निर्धारित कर दी जाती थी, संख्याओं के आधार पर इनका नामकरण होता था। तो 34वीं रेजिमेंट फिरोजपुर में इसके द्वारा विद्रोह किया गया था। कब? क्रांति से पूर्व, 1857 की क्रांति से पूर्व। इसके अलावा बंगाल में जो विद्रोह हुआ 1849 में, वो 7वीं कैवलरी के द्वारा किया गया। बंगाल में 7वीं कैवलरी, और इसके द्वारा भी विद्रोह किया गया 1849 में। ये सारे के सारे लगभग सिपाही विद्रोह के रूप में उत्पन्न हुए थे। कारण क्या था? अंग्रेजों की जो सैनिक नीतियां थी उनके विरोध में इन सैनिकों ने बगावत कर दी थी। तो ये लगभग कुछ विद्रोह थे जो क्रांति से पूर्व। एक और विद्रोह इनमें नाम आता है जो मुख्यतः की सैनिक नीतियों के साथ साथ सामाजिक, आर्थिक और उनकी राजनीतिक परिस्थितियों का परिणाम थी, वो था संथाल। महत्वपूर्ण विद्रोह है, ध्यान रखना, इसके बारे में हमें जरूर याद रखना है। संथाल विद्रोह बहुत ही व्यापक था। 1855-56 ईस्वी में सिद्धू, कानू, चांद, भैरव, कुछ इस तरह के नाम इसके साथ जुड़े होते हैं। आदिवासी विद्रोह था, आदिवासी थे, इन्होंने अपने आप को भगवान का अवतार घोषित कर दिया। अंग्रेजों से संघर्ष होता है, हालांकि संघर्ष में संथाल परास्त हो जाते हैं, इनको दबा दिया जाता है। किंतु देखिए, ये जो विद्रोह है मुख्यतः ये अंग्रेजी शासन सत्ता के विरुद्ध, अंग्रेजों की जो नीतियां थी उनके विरुद्ध किए गए विद्रोह थे क्रांति से पूर्व। ध्यान रखना, इनमें से वेल्लोर सिपाही विद्रोह, बैरकपुर, फिरोजपुर, 7वीं कैवलरी का और संथाल। कोई याद रहे ना रहे, हमें कौन सा याद रखना है? संथाल और वेल्लोर। ये दो तो हमें महत्वपूर्ण है जो हमारे याद रखने की दृष्टि से हैं। उनमें भी संथाल सबसे महत्वपूर्ण विद्रोह। तो देखिए, ये तो थे विद्रोह। इसके अलावा कुछ छोटे उपद्रव भी हुए, यही देख लेते हैं। कुछ उपद्रव भी, यानी इनका छोटा रूप था, यह कह सकते हैं छोटे रूप में। तो बरेली में कोल विद्रोह, कांगड़ा विद्रोह, ये कुछ मुख्य नाम आते हैं जो राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक कारणों से उत्पन्न हुए थे। देखिए, उपद्रवों की जो बात कर रहा हूं अब मैं, वो थे राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक कारणों से उत्पन्न होने वाले उपद्रवों के बारे में बात करते हैं हम। ये तो थे क्रांति से पूर्व बड़े विद्रोह, और ये थे उपद्रव, यानी इनकी तुलना में थोड़े छोटे। और उनमें से नाम जो आता है वो सबसे पहले जो आता है वो है बरेली, यानी उत्तर प्रदेश। बरेली में एक उपद्रव हुआ था, इनको सभी को दबा दिया गया, अंग्रेजों की शासन सत्ता द्वारा इनको सभी को दबा दिया गया। ये हुआ था 1816 ईस्वी में। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण है वो है कोल विद्रोह। ये जैसे संथाल है वैसे ही इधर ये महत्वपूर्ण है, कोल विद्रोह। 1831, 32, 33 ईस्वी तक ये चलता रहा था और उसको बाद में दबा दिया गया। महत्वपूर्ण ये विद्रोह के रूप में ही बन गया, हालांकि छोटा था इनकी तुलना में, किंतु बाद में इसको नाम विद्रोही दे दिया जाता है। इसके अलावा कांगड़ा क्षेत्र में भी उपद्रव हुआ था 1848 में। कांगड़ा उपद्रव 1848 ईस्वी। तो देखिए, ये जो है महत्वपूर्ण है। यहां जो प्रश्न बनने वाला है, देखिए कई हमें यह भी जानकारी होनी चाहिए कि ये हमने पढ़ लिया, याद कर लिया, इसकी इंपॉर्टेंस कहाँ है, क्या प्रश्न बन सकता है यहां से। तो सबसे जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाला है वो ये बनेगा, क्रांति से पूर्व होने वाले किन्हीं दो विद्रोहों के नाम बताइए। वापस समझिए, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से पूर्व होने वाले किन्हीं दो विद्रोहों के नाम बताइए, किन्हीं चार विद्रोहों के नाम बताइए, किसी एक विद्रोह का नाम बताइए। तो यहां हमें यह प्रश्न आना चाहिए। ज्यादातर दो ही नाम पूछे जाते हैं, इनमें से वेल्लोर, बैरकपुर, फिरोजपुर, बंगाल। अगर हमें महत्वपूर्ण अगर देखा जाए इनमें सबसे महत्वपूर्ण, तो ये हमें दूसरा पैटर्न भी याद रखना होगा कि संथाल विद्रोह कब हुआ, कोल विद्रोह कब हुआ। तो अच्छा होगा हमारे लिए हम केवल इन दो विद्रोहों को महत्वपूर्ण मानकर याद कर लें, संथाल और कोल।
ये दोनों ही महत्वपूर्ण है, इन दोनों को याद कर लेंगे तो हमारी समस्या दोनों हल हो जाएगी, दोनों प्रश्नों का उत्तर हमारे पास आ जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं क्रांति के कारण। ये तो क्रांति से पूर्व होने वाले विद्रोह थे, और ये विद्रोह भी एक तरह से कारण ही है, क्योंकि ये विद्रोह करती रही जनता, अंग्रेज इनको दबाते रहे, तो ये भी एक बड़ा कारण था कि लोगों की भावनाएं, आकांक्षाएं पूरी नहीं हो पाई थी यहाँ पर। अब हम देखते हैं कारण, और कारणों में सबसे पहले हम देखने वाले हैं, देखो कारणों को अलग अलग भागों में बांट सकते हैं, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, अलग अलग प्रकार के कारणों में हम इसको डिवाइडेशन कर सकते हैं। ध्यान रहे यहाँ पर कई प्रकार के प्रश्न बनते हैं, बड़ा प्रश्न भी बन सकता है हमारे लिए 1 पेज का, 2 पेज का, या इसके अलावा छोटे प्रश्न भी हमारे यहाँ से बनने की संभावना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कारणों को बांटेंगे, राजनीतिक और प्रशासनिक कारण, फिर हम जो हमारी किताब में भी डिवाइडेशन किया गया है उसके बाद आर्थिक कारण बांटे गए हैं, सामाजिक, सैनिक, और एक क्रांति का तात्कालिक कारण। तो सबसे पहले हम देखते हैं राजनीतिक और प्रशासनिक कारण। कौन सा? राजनीतिक व प्रशासनिक कारण, जिस कारण से क्रांति हुई। अब देखिए इस राजनीतिक और प्रशासनिक कारणों में छोटे छोटे कई कारण हैं, एक के बाद जो हम देखने वाले हैं। इसको विस्तार से इस तरह से समझने का प्रयास कीजिए कि राजनीतिक कारण यानी अंग्रेजों की जो राजनीतिक व्यवस्था थी या भारतीयों की जो राजनीतिक व्यवस्था थी, उन दोनों में जो टकराव हुआ और शासन व्यवस्था में जो टकराव हुआ वो हम पढ़ने वाले हैं। इस राजनीतिक और प्रशासन से संबंधित जो टकराव था वो कारण। अब देखिए यहाँ पर कई प्रकार का था। भारतीयों की शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक चली आ रही थी अंग्रेजों से पहले तक, और अंग्रेजों के आने के बाद इन्होंने एक इंग्लैंड वाली जो संसदीय व्यवस्था थी उस तरह की पैटर्न लागू करने का प्रयास किया था। तो आपसी टकराव इनमें संभावित था, और उसी टकराव के कारण अंग्रेज बदलाव चाहते थे और भारतीय उसी परंपरा के अनुसार चलना चाह रहे थे। तो देखिए यहाँ पर जो एक एक करके कारण पड़ेंगे, और वास्तव में ये कारण थे जिसके कारण से क्रांति हुई। वास्तव में अंग्रेजों की जो नीतियां थी वो वास्तव में गलत थी, इसी कारण से लोगों ने इनका ऑब्जेक्ट किया, यानी इनको अप्रोच किया, इनके खिलाफ खड़े हुए। तो इनमें हम देखते हैं कारणों में पहला कारण जो हम देखते हैं वो है लॉर्ड डलहौजी की गोद निषेध की नीति। राजनीतिक कारण में हम सबसे पहले क्या देखेंगे? लॉर्ड डलहौजी भारत का उस समय गवर्नर था, 1848 में बना था, कि गोद निषेध नीति सुनी हुई होगी। लॉर्ड डलहौजी की गोद निषेध की नीति क्या थी? सिंपल सा है। भारतीय समाज में परंपरा है कि अगर किसी परिवार में कोई पुत्र नहीं होता, किसी व्यक्ति की कोई संतान नहीं होती, तो वो अपने किसी निकट संबंधी का या किसी का भी पुत्र या संतान गोद ले सकता था, और उसके मृत्यु के बाद सारे उत्तराधिकार के नियम उसकी सामान्य संतान की तरह उस पर लागू होते थे, यानी उसकी संपत्ति का हकदार वो होता था। तो लॉर्ड डलहौजी जो गवर्नर जनरल बनकर भारत आया, ये विस्तारवादी था, यानी भारत में अपने साम्राज्य को फैलाना चाह रहा था, बढ़ाना चाह रहा था। इस उद्देश्य से इसने क्या किया कि एक नियम बना दिया कि जिन भारतीय राजाओं के कोई संतान नहीं होगी उनका जो राज्य होगा वो अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया जाएगा। अब देखिए ये एक तरह से गलत नीति ही थी कि अगर संतान नहीं है तो निकट संबंधी का ब्लड रिलेशन तो था ही ना, किंतु यहां पर इन्होंने ये नीति लागू कर दी कि वो गोद नहीं ले सकता और उसका राज्य अंग्रेजी साम्राज्य का अंग होगा। तो इसका विरोध जब होता है तो ये भी एक बड़ा कारण है, जिनमें देखिए मैंने पहले भी बताया है, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। सतारा, जैतपुर, संभलपुर, बागट, उदयपुर राजस्थान वाला नहीं, और झांसी, नागपुर, ये कुछ क्षेत्र थे जिनको इस गोद निषेध की नीति के तहत अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। तो ये सारे के सारे
किसके खिलाफ खड़े हो गए? अंग्रेजी शासन के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। तो पहला कारण गोद निषेध की नीति, राजनीतिक कारणों में। दूसरा कारण, इसको देखो डिफाइन करते हुए चलेंगे, गोद निषेध की नीति के बाद हम देखेंगे अंग्रेजों का जमींदारों के साथ अपमानजनक व्यवहार। किसके साथ? जमींदारों के साथ कैसा व्यवहार? अपमानजनक। अब देखिए भारतीय समाज में जो चला आ रहा था, भारतीय समाज परंपरागत, उसमें जमींदार वर्ग बीच में अस्तित्व में आ गया था। यानी राजा होता था, बीच में राजा सामंत के रूप में कह सकते हैं, सामंत के रूप में जमीन किसी व्यक्ति को दी जाती थी और वो सामंत या जमींदार अपने यहाँ पर खेती करवाने के लिए लोगों को, किसानों को किराए पर जमीन देता था या उनसे खेती करवाता था, उसके बदले उनको मजदूरी मिलती थी। तो ये एक तरह से महत्वपूर्ण वर्ग था। यानी जमींदार शब्द से ही मतलब पता चल रहा है, जमींदार यानी एक भूमि का बड़ा टुकड़े का स्वामी होता था। अब अपने आप को इसको कुछ विशेषाधिकार प्राप्त थे, अपने क्षेत्र में लगान वसूली, नियम निर्धारण करना, कानून व्यवस्था लागू करना, ये सारे के सारे इनके पास कुछ अधिकार, विशेष अधिकार दिए हुए थे। अब अंग्रेजों ने इनके साथ अपमानजनक व्यवहार कर दिया, यानी इनको बीच में से हटाने की कोशिश की। ऐसी कोशिशों के कारण ये जमींदार वर्ग किससे नाराज हो गया? अंग्रेजों से नाराज हो गया। ये इनका जो अपमान किया गया वो सहन नहीं कर सके और किसके साथ खड़े हो गए? जनता के साथ या सैनिकों के साथ। इसका एक छोटा सा उदाहरण लेता हूं। राजस्थान में आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह कह सकते हैं जमींदार के रूप में ही थे और अंग्रेजों ने उनकी जो नीतियां थी उसके खिलाफ वो खड़े हुए और किस तरह से राजस्थान में क्रांति का बड़ा नेतृत्व करते हैं ठाकुर कुशाल सिंह। नंबर तीसरी जो बात करें, अपमानजनक व्यवहार के बाद हम अगर तीसरी चीज देखें तो भारतीय जो मुस्लिम थे उनके साथ या उनकी भी नाराजगी। किसकी? भारतीय मुसलमानों की नाराजगी। कैसे नाराज हो गए? मुगल काल के बाद सीधा ही भारत में अंग्रेजी शासन आता है। तो मुगल काल के समय में जो अंतिम मुगल सम्राट था वो था बहादुर शाह। ध्यान रहे, ये भी प्रश्न बन सकता है। बहादुर शाह जफर द्वितीय, ये थे अंतिम मुगल सम्राट जो क्रांति के बाद इनको हटा दिया गया था और इनके पुत्रों की हत्या कर दी गई थी। तो इस जो मुस्लिम थे इस बहादुर शाह जफर के प्रति सम्मान व्यक्त करते थे, भारत का उनको सम्राट मानते थे। अंग्रेजों ने इस बहादुर शाह जफर का अपमान किया था लगातार, लाल किले को खाली करने के आदेश दे दिए, बहादुर शाह को बंदी बनाने के आदेश भी हो गए थे, इनके पुत्रों के साथ अपमानजनक किया जाता था, अपमानजनक व्यवहार, इनको केवल लाल किले तक सीमित कर दिया गया, भेंट देनी बंद कर दी, इनके प्रति सम्मान व्यक्त जो करना पड़ता था सम्राट के प्रति वो भी व्यक्त करना बंद कर दिया। अगर बहादुर शाह जफर के प्रति ऐसा व्यवहार मुसलमानों ने भी अपना अपमान समझा, ये भी एक कारण था कि वो क्रांति के लिए अंग्रेजों से खड़े हो गए, उठ खड़े हुए विपक्ष में। अगला कारण हम जो देखें, राजनीतिक कारणों में हम पढ़ते हैं तो सार्वजनिक जो सेवाएं थी, यानी जो नौकरी कह सकते हैं, सरकारी नौकरियां थी, उसमें भी भेदभाव। तो सार्वजनिक सेवाओं में भेदभाव किसके साथ? भारतीयों के साथ। क्या है? सार्वजनिक सेवाओं में भेदभाव। कैसा भेदभाव? उच्च जो पद थे सरकारी नौकरियों में, जो सार्वजनिक सेवा में ऊंचे पद होते थे, वो केवल और केवल कहने को तो सबके लिए खोल दिए गए, किंतु रखे गए केवल अंग्रेजी या यूरोपीय लोगों के लिए और भारतीयों को हमेशा छोटे पद दिए जाते थे, जिनमें बाबू कह सकते हैं, लिपिक कह सकते हैं, यानी निचले तबके की जो पोस्ट होती थी, जो कैटेगरी होती थी, उसमें भारतीयों को नौकरी दी जाती थी। कभी कभार कोई बेचारा भारतीय अपने मेहनत और अपने प्रतिभा के बल पर पहुंच भी जाता तो उसके साथ इतना व्यवहार होता था कि उसको वो सेवा त्यागनी पड़ सकती थी। उदाहरण है कई नेताजी सुभाष चंद्र बोस, कई ऐसे व्यक्ति हैं, वीर सावरकर, जो इस योग्यता के धनी थे किंतु फिर भी वो अपनी सेवाएं नहीं दे पाए और उनके साथ अपमान
व्यवहार किया गया। एक और कारण अगर राजनीतिक कारणों में देखें तो अंग्रेजों की जो शासन व्यवस्था थी, यानी ये सारा का सारा शासन व्यवस्था में आता है, वो भी हम इसको कारणों के रूप में देख सकते हैं। तो क्या है? अंग्रेजी शासन व्यवस्था। अब शासन व्यवस्था ऐसी थी कि जनता का नाराज होना स्वाभाविक था, क्योंकि शासन में वो अपने नियम कानून चला रहे थे, भारतीयों को दबाया जाता था, उनके साथ राजाओं के साथ जो संधि या समझौते किए गए उनके मामलों में हस्तक्षेप जानबूझकर किया जाता था, उनको अपने क्षेत्र में स्वतंत्रता नहीं थी, वो इस कारण से ये आलसी हो गए और अपना अधिकार प्राप्त करने का प्रयास करने लगे इनकी शासन व्यवस्था के खिलाफ, और ये भी एक बड़ा कारण रहा जिसके कारण से क्रांति होती है। यानी देखिए, राजनीतिक और प्रशासनिक कारणों में ये 5 मुख्यतः बातें निकल कर आती हैं। अगर हमें पॉइंट टू पॉइंट लिखना पड़े अगर प्रश्न का उत्तर, पहली बात तो प्रश्न ये आएगा कि 18 शताब्दी की क्रांति के किन्हीं 4 कारणों को संक्षेप में समझाइए, 4 कारण बताइए, 2 कारण बताइए, 5 कारण बताइए। तो वहाँ राजनीतिक प्रशासनिक कारण और आर्थिक कारण, धार्मिक कारण, सामाजिक कारण, ये हम लिख सकते हैं। साथ में अगर हमें इसको और डिफाइन करना बड़ा प्रश्न हो तो वहां हमें राजनीतिक कारण में डलहौजी की गोद निषेध की नीति, जमींदारों के साथ अपमानजनक व्यवहार, भारतीय मुसलमानों की नाराजगी, ये पॉइंट टू पॉइंट भी लिखेंगे तो भी हमारा काफी हो जाएगा। सार्वजनिक सेवाओं में भेदभाव और अंग्रेजों की शासन व्यवस्था। तो ये थे क्रांति के राजनीतिक और प्रशासनिक कारण। पहले कारण उम्मीद है समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। राजनीतिक कारण के बाद हम बढ़ते हैं आर्थिक कारणों की तरफ, जो मुख्यतः किसी भी क्रांति के लिए उत्तरदायी होते हैं। राजनीतिक कारणों के बाद दूसरा अगर कोई कारण होता है महत्वपूर्ण तो वो है आर्थिक, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने पिता के हत्यारे को माफ कर सकता है। किसी बड़े विद्वान ने कहा था, नाम नहीं लूंगा, ये कहा था कि एक व्यक्ति अपने पिता के हत्यारे को माफ कर सकता है किंतु अपनी संपत्ति के हरण करने वाले को माफ नहीं कर सकता। तो ये आर्थिक कारणों में ही माना जाता है कि अंग्रेजों ने भारतीय लोगों की संपत्ति का हरण किया, यहाँ से अधिकाधिक धन वसूल करके इंग्लैंड ले गए, और इनमें इनकी जो नीतियाँ थी, शोषणकारी नीतियाँ, यानी यहाँ के वर्ग को, यहाँ के लोगों को कंगाल गरीब कर दिया। बंगाल, बिहार आज भी इसका उदाहरण है, क्योंकि सबसे पहले अंग्रेजी सत्ता की स्थापना बंगाल, बिहार, उड़ीसा से होती है, और वहाँ आज भी इतनी गरीबी है कि वो वर्षों लग गए पर उठ नहीं पाए हैं। तो ये एक कारण माना जाता है, आर्थिक कारण, जिसका कारण सबसे पहले क्रांति होती है। तो देखो, जो इनकी जो नीतियां थी औपनिवेशिक नीतियां, यानी यो कह सकते हैं विनाशकारी औपनिवेशिक नीतियां थी। कैसी थी? विनाशकारी औपनिवेशिक नीतियां किसकी थी? अंग्रेजी शासन की। औपनिवेश यानी कुछ ऐसे क्षेत्र थे जिनको इन्होंने अपना उपनिवेश बना रखा था, एक व्यापार के रूप में, एक मंडी के रूप में, एक बाजार के रूप में ये देखते थे। तो भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, ये जो बर्मा है, जावा, सुमात्रा, मलाया, चीन, ये सारे के सारे एक तरह से उपनिवेश के रूप में ये काम में लेते थे। जो यूरोपीय देश थे जिनमें इंग्लैंड था, फ्रांस था, जर्मनी था, इटली था, ये उपनिवेश बनाकर इनको काम में लेते थे। इनकी जो नीतियां थी अंग्रेजों की वो बहुत विनाशकारी थी, यानी भारतीयों के लिए ये बहुत विनाशकारी साबित हुई। सबसे पहले इनमें देखेंगे अंग्रेजों की भू राजस्व नीतियां। किसी भू राजस्व नीतियां। अगर इसको कारण बना के लिखना है हमें, अगर कारण बना के हम इसको पेश करें तो यूं कह सकते हैं कि अंग्रेजों की शोषणकारी भू राजस्व नीतियां, या ठीक है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। भू राजस्व नीतियां, देखो 3-4 प्रकार की भू राजस्व नीतियां जब हम पढ़ेंगे विस्तार से आगे तब देखेंगे कि 3 प्रकार की भू राजस्व नीतियां थी, मालवाड़ी, रेतवाड़ी और एक और जमींदारी जो भी था वो इनकी भू राजस्व की नीतियां थी। इनमें ऐसी नीतियां इन्होंने बनाई कि सारा का सारा इन्होंने यहाँ का जो किसान उपज पैदा करता उसका सारा का सारा ये भाग ले लेते थे। तो ऐसी नीतियां थी कि किसान जो था गरीब था, जो गरीब और होता गया, अंत में उसको अपनी जमीन गिरवी रखनी पड़ती और उसके भी बाद उसको अपनी
मृत्यु को प्राप्त होना पड़ता था। ऐसी भू राजस्व नीतियां थी, यानी लगभग जो किसान पैदा करता था उसका 90 से 95% भाग कर के रूप में चला जाता था। उसका 90-95% लगभग उसकी जितनी उपज थी उसका सारा का सारा भाग कह सकते हैं कि केवल कर चुकाने में चला जाता था, और फिर भी वो गरीब ही रहता था। इसके अलावा अकाल, बाढ़, प्राकृतिक आपदा, इसके समय कोई सहयोग नहीं था, बल्कि इनके साथ कठोरता ही बरती जाती थी। ऋण माफ नहीं किए जाते, कर लगाए जाते, कर बढ़ाए जाते। देखी होगी एक पिक्चर लगान में किस तरह से जनता जो है अपने कर से बचने के लिए किस तरह से वो क्रिकेट का मैच होता है, तो उसी तरह से भारतीय जनता त्रस्त थी, और उससे निजात पाने के लिए ये क्रांति होती है। तो जो भू राजस्व नीतियां थी वो शोषणकारी थी। नंबर 2 बात करें अगर आर्थिक कारणों में, तो वो है यहाँ की भारतीय सामान जो सामान था और अंग्रेजी जो सामान था, व्यापार था, उनमें आयात निर्यात कर की अधिकता। इसको समझेंगे, पहले लिखता हूं। भारी तो निर्यात कर, भारी क्या था? निर्यात कर, और न्यून आयात कर। देखिए, इसको समझने का प्रयास कीजिए। निर्यात यानी भारतीय सामान कहां भेजा जाएगा? इंग्लैंड। कहां भेजा जाएगा? इंग्लैंड, या कहीं भी भेजा जाएगा, ये मान लीजिए, हम तो इंग्लैंड ही मानते हैं एक बार, कि भारत में जो सामान बना उसको निर्यात किया गया। अब पहुंचने से पहले ही मान लीजिए 10 रुपये 100 रुपये का सामान है, इस पे 50 रुपये कर लगा दिया, तो ये सामान इंग्लैंड में जाके कितने का बिकेगा? 150 रुपये का बिकेगा, यानी बहुत महंगा हो गया सामान। तो यहाँ खरीदार कम मिलेंगे, यानी नुकसान सीधा सीधा किसको हुआ? भारतीय व्यापारियों को नुकसान हो गया। टैक्स किसने लिया? ये 50 रुपये। इंग्लैंड की जो सरकार जो भारत में बैठी है या इंग्लैंड में बैठी है, उस सरकार ने ये 50 रुपये अपनी जेब में डाल लिए। माल 100 रुपये का था और 150 रुपये का बढ़ के बिकेगा, तो संभावना बहुत कम होती है बिकने की, क्योंकि यहाँ पर पहले ही इंग्लैंड में जो सामान बन रहा है वो सस्ता है, तो कोई नहीं खरीदार था। तो ऐसी कंडीशन में भारतीय व्यापारी परेशान हो। दूसरी चीज यहां देखिए, केवल निर्यात की बात कर रहा हूं पहले, यहां से जो कच्चा माल था, जैसे रुई, जैसे मान लीजिए गन्ना, तो ये जो सामान थे ये सस्ते दाम पे खरीदते थे, यानी इस पे तो कम लगता था। बाकी और जो सामान बन गया, तैयार माल था, उस पे कर ज्यादा है। कच्चे माल पर, यानी यहां लिख सकता हूं मैं, कच्चे माल पर कम लगता था, क्योंकि ये कच्चा माल इंग्लैंड में जाता और इंग्लैंड में इसको तैयार करते, और अगर ये इंग्लैंड वाले खरीदते तो इस कच्चे माल पर कम टैक्स देते, तो उस प्राप्ति आसानी से होती, और वो यहाँ से इसको माल को तैयार करते, और तैयार करने के बाद जाहिर सी बात है, माल तैयार होने के बाद वापस से घूम के कहाँ आने वाला है? भारत में आने वाला है। तो ये एक चक्र था, यानी जो भारत में बन के पूरी तरह सामान यहाँ पर गया, यानी भारत से मुख्यतः कपड़े ही जाते थे, तो जो कपड़े यहाँ गए वो तो महंगे हो गए, इसलिए भारतीय व्यापारी उद्योग धंधा समाप्त हो गया। और इधर जो अन्य सामान जो बनकर इंग्लैंड पहुंचा, कच्चा माल जो पहुंचा, वो उन्होंने आसानी से खरीद लिया। माल तैयार करके जो भारत में आया उस पर न्यून आयात कर था। न्यून क्या था? आयात कर। कम कर लगाया तो ये माल सस्ता हो गया। इंग्लैंड में बना हुआ माल क्या हो गया? सस्ता हो गया, यानी भारतीय उद्योग धंधे फिर से चौपट हो गए। एक तरफ तो इधर से चौपट हो गए, यानी बिक नहीं रहा। दूसरी बार इंग्लैंड का सामान भारत में बिक रहा है, तो यहां का सामान भी क्यों बिक रहा है? क्योंकि ये सस्ता है, क्योंकि कम आयात कर है, खरीदने में कम कर लग रहा है। इस कारण से, यानी एक तरह से देखा जाए तो भारतीय उद्योग धंधे चौपट हो चुके थे। आगे बात करते हैं इसके बाद अगले कारण की ओर। कर के बाद में देखिए, जो औद्योगिक क्रांति हुई वो भी एक बड़ा कारण था। तो औद्योगिक क्रांति का प्रभाव यहां पर पड़ता है, किसका? औद्योगिक क्रांति का प्रभाव। क्या प्रभाव पड़ा औद्योगिक क्रांति का? औद्योगिक क्रांति से इंग्लैंड में जो मशीनों से तैयार माल था, सस्ता था, क्वालिटी अच्छी थी और जल्दी से उपलब्ध था,
तो इस कारण से वो सामान बनकर भारत में आने लगा और भारतीय जो कुटीर उद्योग धंधे थे, छोटे थे, जो ग्रामीण उद्योग धंधे थे, वो पूरी तरह नष्ट हो गए क्योंकि अच्छा मशीनों से बना हुआ सामान प्राप्त होने लगा। इस कारण से ये जो व्यापारी वर्ग था वो नाराज था इंग्लैंड की नीतियों से। इसके अलावा एक कारण और जो मुख्य कारण था वो था भारतीय धन का निष्कासन। क्या है? भारतीय धन का निष्कासन कैसे हुआ? देखिए, भारत सुना होगा सोने की चिड़िया, और आज सोने वाली चिड़िया हैं, चिड़े हो गए। तो निष्कासन किस तरह से हुआ धन का? देखो, अंग्रेज भारत में यहाँ पर शासन कर रहे थे। अंग्रेजी जो अधिकारी लगे हुए थे, नौकरी कर रहे थे, व्यापारी मान लीजिए, या जो सैनिक थे, या जो बड़े अधिकारी थे, उन सब की तनख्वाह के रूप में यहाँ से, क्योंकि उन्होंने नौकरी भारत में की है तो उनकी तनख्वाह भारत से दी जाती थी। वो यहाँ से नौकरी करके सेवानिवृत्त होकर चले गए अपने इंग्लैंड, तो भी उनकी पेंशन कहाँ से दी जाती थी? भारत सरकार की ओर से दी जाती थी। तो एक तरह से ये धन कहाँ बट रहा था? इंग्लैंड में। रहने वाले कहाँ के? इंग्लैंड के। काम कहाँ किया? भारत में। अब किया या नहीं किया वो बात अलग है, किंतु उसके बदले में उसको तनख्वाह, और वो तनख्वाह भेजना, यहाँ खर्च नहीं करते थे वो, क्योंकि उनका परिवार वहाँ था, तो वहीं वो पैसा खर्च होता था। तो इस तरह से भारतीय धन का लगातार निष्कासन होता रहा, और ये एक ऐसा चक्र था जिसके कारण से भारत लगातार गरीब हुआ। तो आर्थिक कारणों में मुख्यतः ये 4 कारण माने जाते हैं जिसके कारण से क्रांति का होना तय हुआ, या क्रांति की राह पर भारतीय लोग चल पड़े। वापस देखिए, भू राजस्व यानी अंग्रेजों की भूमि कर की नीतियां, भारी निर्यात यानी यहाँ से जाने वाले सामान पे ज़्यादा कर और वहाँ से आने वाले पर कम की आयात कर। औद्योगिक क्रांति से भारतीय उद्योग धंधा नष्ट हो गया, और भारतीय धन का लगातार जो निष्कासन हुआ उसके कारण से, यानी ये सब कुल मिला के जो औपनिवेशिक नीतियाँ थी वो इसका कारण रही। चलिए, 2 कारण हो गए हमारे। आगे क्रांति के एक और कारण देखते हैं। तो एक कारण और देखेंगे हम, सामाजिक कारण। तो सामाजिक कारणों से भी देखिए, सामाजिक कारण समझेंगे किस तरह से। सामाजिक कारण पहले लिखते हैं। अब भारतीय समाज जो है परंपरावादी रहा है, यानी किसी भी नई चीज को स्वीकार करने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। अंग्रेजी शासन आता है, चाहे उन्होंने अच्छे काम किए चाहे बुरे काम किए, भारतीय समाज उनसे लगातार नाराज रहा। क्यों? उन्होंने समझा कि इन्होंने हमारे परंपरागत रीति रिवाजों में, हमारे कार्यों में इन्होंने हस्तक्षेप किया है। अब केवल सामाजिक कारणों में एक ही नहीं आता, सामाजिक कारणों में बहुत सी सारी चीजें आती हैं। तो देखेंगे सामाजिक कारणों को एक एक। तो जो सबसे पहले सामाजिक कारण में आएगा वो थी अंग्रेजों की भेदभाव की नीति। यानी अंग्रेज स्वयं को अच्छी जाति का मानते थे, उच्च वर्ण का मानते थे, गोरी चमड़ी थी, और भारतीय काले लोग थे, काले लोगों को वे बेकार है, निग्रो कहकर पुकारते थे। तो ध्यान रहे, सामाजिक कारणों में अंग्रेजों की जातिगत भेदभाव नीति। पहला कारण क्या है? अंग्रेजों की जातिगत भेदभाव की नीति। जो भारत के लोगों के साथ इन्होंने भेदभाव किया, वो कैसा भेदभाव था? अंग्रेज स्वयं तो गोरे थे, भारतीय लोग काले माने जाते थे, काले लोग अच्छे नहीं होते, और वो शासन के लिए उनको ईश्वर ने भेजा है, ईसाई धर्म अच्छा है, और ये मूर्ति पूजक होने के कारण भारतीयों को बुरा मानते थे। तो इन्होंने भारतीय समाज के लोगों पर सीधा प्रहार किया। इतना जातिगत भेदभाव था कि एक जो अंग्रेज इतिहासकार हैं, या अंग्रेज जो अधिकारी था तत्कालीन समय में, उनका कहना था कि चाहे भारतीय किसी भी पद का हो, किसी भी ओहदे का हो, अगर सड़क पे कोई अंग्रेज जा रहा है और वो भी चल रहा है तो उसे उतरकर उसको सलाम करना चाहिए, उसे उतरकर उसके कदम चूमने चाहिए या उसको नमस्कार करना चाहिए, चाहे वो किसी भी ओहदे का हो। एक सामान्य अंग्रेज की तुलना में वो कमज़ोर ही रहता है। सुना होगा गांधी जी के साथ भी
ट्रेन में भेदभाव किया जाता था, यानी घोड़े की सवारी किस तरह से, यानी लगातार इनका जातिगत रूप में इनको हेय दृष्टि से देखा जाता था। नंबर 2, तो जातिगत भेदभाव की नीति। नंबर 2 जो बात करें इनकी अंग्रेजों की जो शिक्षा नीति है, वो कौन सी शिक्षा नीति? पाश्चात्य। क्या थी पाश्चात्य शिक्षा नीति? वो चाहते थे कि भारतीय लोग अंग्रेजी भाषा पढ़े लिखे, क्योंकि ये पढ़ने लिखने के बाद वो सभ्य बनेंगे, ऐसा उनका मानना था। और भारतीयों को ऐसा अपने जो परंपरागत जो गुरुकुल थे, जो संस्कृत शिक्षा पढ़ाई जाती थी संस्कृत भाषा में, वो अच्छा मानते थे भारतीय लोग। और अंग्रेज इसकी तुलना में पाश्चात्य विद्वान तैयार करना चाहते थे, यानी विद्वान तो क्या, वो ये कह सकते हैं बिचौलिया, यानी आधे अंग्रेज और आधे भारतीय, जो उनके मध्यस्थ का काम करे, दोनों भाषाएं जानते हो। तो पाश्चात्य जो शिक्षा नीति थी, उस नीति के कारण भी यहाँ के लोग नाराज रहने लगे, क्योंकि और इसका एक दूसरा प्रभाव भी पड़ेगा। देखिए, एक इनडायरेक्टली प्रभाव भी पड़ेगा, नाराज तो थे ही, साथ में दूसरा जो प्रभाव पड़ा वो ये प्रभाव पड़ा इसका कि इस शिक्षा नीति के कारण भारतीय लोगों को अंग्रेजी भाषा को पढ़ने का मौका मिला, और उनके समाज की जो बुराइयां थी, उनमें जो भावनाएं भरी हुई थी भारतीयों के प्रति, वो भावनाएं जानने का मौका मिला इस शिक्षा नीति के परिणाम स्वरूप। इस कारण से उनके मन में ज्यादा घृणा भर गई भारतीयों के मन में अंग्रेजों के प्रति। तो पाश्चात्य शिक्षा नीति भी सामाजिक कारणों में मानी जाती है। अगला कारण देखिए, तो अंग्रेजों का सामाजिक हस्तक्षेप, समाज में हस्तक्षेप जो किया गया। देखिए, भारतीय जो मैंने बताया पहले भी कि भारतीय परंपरावादी रहे, रीति रिवाजों के बहुत कट्टर समर्थक रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, अंग्रेजों ने इनके समाज में जो परंपराएं थी, रीति रिवाज थे, उनको रोकने का प्रयास किया, उनको समाप्त करने का प्रयास किया, क्योंकि उनको कुछ बुराई लगी, जैसे सती प्रथा मान लेते हैं। हालांकि वो गलत थी, उन्होंने अच्छा किया था कि समाज में सुधारवादी प्रयास किए, किंतु वो सुधारवादी प्रयास भारतीयों को गलत लगे, जिसके कारण से भारतीय अंग्रेजों के खिलाफ हो गए, और ये भी एक कारण बन जाता है क्रांति का। तो मुख्यतः हमारे पास लगभग सामाजिक कारणों, सामाजिक कारण के बाद हम सैनिक कारण पढ़ेंगे। तो ये सामाजिक कारण रहे, जातिगत भेदभाव, उनकी शिक्षा नीति और सामाजिक हस्तक्षेप, जिसके कारण से अंग्रेजों के खिलाफ ये क्रांति होती है। एक एक करके हम 3 कारण पढ़ चुके हैं। हम पहले पढ़ा राजनीतिक और प्रशासनिक, उसके बाद हमने पढ़ा आर्थिक कारण, उसके बाद सामाजिक। अब अंतिम रूप से जो मुख्य कारण रहा, तात्कालिक कारण बाद में देखेंगे, उससे पहले जो उन्होंने क्रांति की या जो क्रांति करने वाले थे, वो हैं सैनिक। और चौथा नंबर है सैनिक कारण। क्या देखते हैं? सैनिक कारण देखते हैं। सैनिक कारण कौन कौन से रहे? तो पहले विद्रोह बता चुका हूं कि प्रमुख विद्रोह यहां पर नंबर 1, क्रांति से पूर्व प्रमुख विद्रोह। और विद्रोह कौन कौन से देखे हमने? कोल विद्रोह 1831, संथाल विद्रोह 1855, इसके अलावा 22वीं नेटिव इन्फेंट्री का विद्रोह NI, 22वीं नेटिव इन्फेंट्री का विद्रोह 1849 में हुआ। 22वीं के बाद 66वीं का हुआ विद्रोह 1850 में। 1852 में एक और हुआ था 30वीं नेटिव इन्फेंट्री, यानी 3 तो 22, 66 और 30वीं नेटिव इन्फेंट्री का विद्रोह। इसके अलावा वेल्लूर सिपाही विद्रोह, बंगाल का सिपाही विद्रोह 1764, ये एक याद रखने लायक है, बंगाल का सिपाही विद्रोह। कौन सा? बंगाल का सिपाही विद्रोह 1700 कब हुआ? 64 ईस्वी में, जब बक्सर का युद्ध हुआ, उसी समय में ये एक बंगाल का सिपाही विद्रोह भी सामने आता है। इसके बाद दूसरा जो कारण है, तो यानी जो जितने भी विद्रोह हुए, उनसे ये इन विद्रोह के परिणाम स्वरूप भारतीयों को लगने लगा कि वास्तव में अंग्रेजों की जो शासनकारी नीतियां हैं, जो सैनिक नीतियां हैं, या जो भी नीतियां हैं, वो गलत हैं और उन्हें हमें हटाने का प्रयास करना चाहिए। इस कारण से एक बड़ा प्रयास किया गया 1857 में। अब इसके अलावा देखिए,
एक जो कारण रहा वो ये भी होता है। देखो, कभी किसी गरीब को दबाया जाता है, एक बात समझने का प्रयास कीजिए, गरीब को दबाया जाता है। यहाँ गरीब किस तरह से, अंग्रेज गरीब नहीं थे, किंतु यहाँ इसको इस तरह से समझते हैं कि अंग्रेजों की क्रीमिया युद्ध और अफगानिस्तान के साथ हुए युद्ध में पराजय हो गई, और भारतीयों को ये लगने लगा कि जब अफगान और क्रीमिया युद्ध में छोटे छोटे देश इंग्लैंड को परास्त कर सकते हैं, तो भारत जैसा इतना विशाल देश इंग्लैंड को परास्त क्यों नहीं कर सकता। तो अफगान में पराजय, अफगान युद्ध 1839 में हुआ था, और क्रीमिया युद्ध में इनकी पराजय यूरोप में। इन दोनों कारणों से ये लगने लगा कि भारतीय लोग इनको परास्त कर सकते हैं, तो ये भी एक कारण रहा सैनिक कारणों में। तीसरा है अवध के सैनिकों में असंतोष। देखिए, अवध को कुशासन के आधार पर मिलाया गया था 1856 में। अवध को कुशासन के आधार पर मिला लिया गया था 1856 में। तो यहां के जो सैनिक थे, या तो वो सेना से बर्खास्त कर दिए गए, तो वो जो बेकार हुए, बेरोजगार हुए वो, और फिर भी ज्यादातर जो अंग्रेजों की सेना थी उसमें अवध के सैनिक ही हुआ करते थे। तो इन अवध के सैनिकों में असंतोष था, तो असंतोष को अपने साथ वाले भाइयों के साथ बांटा और एक बड़ी क्रांति का चिट्ठा तैयार किया। नंबर 4, तो अवध के सैनिकों में असंतोष भी एक कारण रहा, क्योंकि ज़्यादातर सैनिकों यही थे और ये बेरोजगार भी हो गए थे। इसके अलावा भारतीय सैनिकों से भेदभाव क्या था? भारतीय सैनिकों से भेदभाव अंग्रेजों की तुलना में या यूरोपीय सैनिकों की तुलना में कैसा भेदभाव होता था? भारतीय सैनिकों को 9 रुपए तनख्वाह दी जाती थी। यानी एक तुलना करें तो भारतीय को अगर 9 रुपए, तो इंग्लैंड वाले सैनिक को 70 रुपए या यूरोपीय सैनिक को 70 रुपए, यानी लगभग 8-9 गुना 10 गुना वेतन अधिक मिलता था। काम एक ही है, पद एक ही है, जो वेतन का अंतर है वो हम देख सकते हैं कि एक आदमी कितने आदमियों के बराबर है? 8 आदमियों के बराबर काम करता है। भारतीय सैनिकों से लगातार भेदभाव किया जाता था। उन्हें काले गोरे की दृष्टि से भी भेदभाव था, साथ ही वेतन की दृष्टि से, पद की दृष्टि से और कार्य की दृष्टि से भी इनमें भेदभाव किया जाता था। तो ये भी कारण रहा। अगला कारण देखें तो सैनिकों में जो असंतोष था, भेदभाव के अलावा सैनिक असंतोष, सैनिकों में जो असंतोष था उसके 2-3 कारण थे। देखिए 1856 में और 1853 में डाकघर एक्ट पारित किया गया था। 1853 में डाकघर एक्ट, 1854-53 में डाकघर एक्ट पारित किया गया। उसके तहत जो सैनिक होते थे उनको डाक सेवाएं जो निःशुल्क मिलती थी वो समाप्त कर दी गई, इसलिए ये नाराज हो गए। दूसरा, 1856 में जो सिविल सेवा भर्ती अधिनियम पारित किया गया, उसमें भारतीय सैनिकों को कहीं भी किसी भी देश में भेजे जाने की बात रख दी गई कि इनको भेजा जा सकता है। तो ये रहे मुख्यतः कारण, जिसके कारण से सारे के सारे सैनिक नाराज हो जाते हैं। ध्यान रहे, प्रमुख विद्रोह जिनमें बंगाल का सिपाही विद्रोह 1764, इनकी अंग्रेजों की जो हार हुई उसके कारण भारतीय लोग भी इनको हराने को तैयार हो गए। अवध के सैनिकों में भी असंतोष था, भारतीय सैनिकों से भेदभाव करते थे वेतन में, उनके कार्यों में, और सेना में सैनिकों में असंतोष था। ये सब कारण रहे सैनिक असंतोष के। इसके बाद जो है वो है तात्कालिक कारण, क्रांति का तात्कालिक कारण। मुख्य कारण तात्कालिक कारण कब हुआ? 1856 में। 57 में क्रांति हुई, कारण 1856 में ही तैयार होने लग गया था। देखिए इतनी देर जो मैंने बारूद बनाया, ये इतनी देर एक तरह से ये मान लीजिए पटाखा फोड़ने के लिए मैंने बनाया गया, मेरे द्वारा बम तैयार किया गया था। अब मेरे द्वारा तैयार किया गया मतलब मैंने जो इतना पढ़ा है, जो कारण बताए, वो कारण ही बारूद है यहाँ पर। और यहाँ पर एक चिंगारी का काम करेगी एक बंदूक,
जिसके कारण से ये क्रांति विस्फोट के रूप में बम फटता है और अंग्रेज इसके चपेट में आते हैं उस बम के में। क्या कारण रहा इस तात्कालिक कारण, मतलब क्या तात्कालिक कारण था? इतने सारे कारण थे, वो तो एक साइड में रख देते हैं, वो तो थे ही, वो कभी भी छुपे नहीं थे, वो सामने थे, जनता के मन में थे, वो उनके प्रति लोग आक्रोशित थे, किंतु उनका उजागर कैसे करें? तो उजागर करने के लिए एक तात्कालिक कारण बनता है 1856 में। क्या कारण बनता है? पुराने जो सैनिकों के लिए एक बंदूक दी जाती थी, ब्राउन बेस। बंदूक का क्या नाम था? ब्राउन बेस, यानी जो नालीदार बड़ी सी बंदूक होती थी, इसमें बारूद ठोक के, गोली को ठोक के, बारूद की डंडे से ठोक के उसको भर के चलाया जाता था। ये ब्राउन बेस बंदूक थी। इसके स्थान पर 56 पे एक एनफील्ड राइफल तैयार की गई कि अब सैनिक इसे चलाया करेंगे। यानी ब्राउन बेस के स्थान पर एनफील्ड राइफल आती है। और इस एनफील्ड राइफल में क्या था? जो गोली होती थी वो पीतल का उसका खोल बना होता था और जो ऊपरी हिस्सा था उसे दांत से काटना पड़ता था। उस टोपी, जो उसकी टोपी थी, चलाने से पहले उस टोपी को दांत से हटाना पड़ता था, हाथ से हटने वाली नहीं थी। तो वो जो टोपी थी, उस टोपी को चिकना करने के लिए गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता था। वापस समझिए, इस एनफील्ड राइफल में जो कारतूस प्रयोग में ली जाती थी, उसके ऊपर पीतल की टोपी, उसको काटने के लिए दांत का प्रयोग किया जाता था और उसको चिकना बनाने के लिए गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता था। तो इस कारतूस पर गाय और सूअर की चर्बी थी। भारतीय जो सैनिक थे उसमें हिंदू थे और मुस्लिम थे। गाय हिंदुओं के लिए पवित्र थी और जो सूअर है वो मुस्लिमों के लिए निषिद्ध था, यानी अच्छा नहीं मानते थे। तो ये दोनों के दोनों ही नाराज हो गए। लो साहब, भाई हम भी इस कारतूस की टोपी को नहीं काटेंगे और हम भी नहीं काटेंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारे लिए गाय पवित्र और सूअर हमारे लिए मांस निषिद्ध है। इस कारण से ये सारे के सारे सैनिक नाराज हो जाते हैं। और किस तरह से क्रांति का विस्फोट होता है, क्या क्रांति कारण लेती है, कहाँ का इसका विस्तार होता है और किस तरह से आग फैलती है, वो देखेंगे हम अगली क्लास में। यहाँ तक हमने पढ़े हैं कारण। तो ये तात्कालिक कारण था, ब्राउन बेस के स्थान पर एनफील्ड राइफल, कारतूस, और ये चर्बी वाले कारतूस ही कारण बने जिसके कारण से ये क्रांति का विस्फोट होता है। बाद में जॉन केई और लॉर्ड रॉबर्ट्स द्वारा भी जांच की गई तो इस सत्य को स्वीकारा गया है क्रांति के बाद में कि हाँ, उनमें गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता था। तो आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। अगली क्लास में हम देखेंगे क्रांति का विस्तार, कौन कौन जननायक थे और कहाँ कहाँ फैली। धन्यवाद।